सुप्रभातम बच्चों, आज हम पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के विषय में पढ़ेंगे। गुड़हल का फूल या जासौन के फूल का उदाहरण लेकर पुष्प का जो नर जनन भाग होता है वो पुंकेसर कहलाता है। पुष्प का जो मादा जनन भाग होता है वो स्त्री केसर कहलाता है। आप इस पुष्प की काट में देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है ये क्या है? पुंकेसर, जो कि पुष्प के नर जनन भाग होते हैं। इस पुंकेसर में आप परागकोश, ये ऊपर की ओर जो देख रहे हैं परागकोश कहलाते हैं, और इसके पीछे जो ये धागा नुमा संरचना है ये तंतु कहलाता है। ये पूरा मिलाकर क्या कहलाता है? आपका पुंकेसर कहलाता है। बीच में आप देखें स्त्री केसर, पुष्प का मादा जनन भाग कहलाती है। इसमें अंड कोशिका होती है जिसमें कि जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्त्री केसर में सबसे ऊपर वर्तिकाग्र होती है, फिर उसके बाद ये जो तंतुनुमा संरचना होती है वो वर्तिका कहलाती है। ये वर्तिकाग्र, जो ये प्लेट जैसी संरचना देख रही है वर्तिकाग्र, इसके पश्चात ये जो अंडाशय तक आई है वो वर्तिका कहलाती है। ये पूरा मिलके क्या कहलाता है? स्त्री केसर। ये वर्तिका आगे जाकर अंडाशय से जुड़ी रहती है और अंडाशय के अंदर अंड और जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, यदि पुष्प में सिर्फ पुंकेसर या स्त्री केसर उपस्थित हो तो इस प्रकार के पुष्पों को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण पपीता और तरबूज। जब पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही उपस्थित होते हैं तब हम इन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण गुड़हल और सरसों का। पुंकेसर परागकण बनाते हैं। ये जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर के सबसे ऊपरी भाग में परागकण उपस्थित रहते हैं जो कि सामान्यतः पीले रंग के होते हैं। यदि हम पुष्पों के परागों को हाथ में छुएं तो हाथ भी क्या हो जाते हैं? हल्के से पीले रंग के हो जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा जो परागकण रहते हैं वो पीले रंग के ही होते हैं और इसको महीन पीसने पर ये मतलब हाथ से दबाने पर पीला रंग छोड़ते हैं। स्त्री केसर पुष्प के केंद्रक में होता है। यह मादा जननांग है। यह मादा जननांग है। यह 3 भागों से बना होता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय है। मध्य में लंबा भाग वर्तिका है तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है। देखिए 3 भाग। मध्य में क्या है? अंडाशय होता है जो कि उभरा फूला हुआ भाग है। मध्य में वर्तिका पाई जाती है और सबसे ऊपर क्या पाई जाती है? वर्तिकाग्र पाई जाती है। ये स्त्री केसर या मादा जननांग होते हैं। पुष्प के मादा जननांग के 3 भाग होते हैं जो प्रायः चिपचिपा होता है। क्या चिपचिपा होता है? मध्य में लंबा भाग वर्तिका तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। जो अंडाशय होता है, अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं और इन बीजांडों के अंदर छोटे छोटे अंड कोशिकाएं बहुत सारी पाई जाती हैं। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका मादा युग्मक से संलयित हो जाती हैं। जब परागकण बनते हैं तो ये जो परागकण बनते हैं वो नर युग्मक के द्वारा अंडाशय की अंड कोशिका या मादा युग्मक से संलयित हो जाते हैं। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है। क्या बनता है? जाइगोट या युग्मनज बनता है। जब मेल फ्लावर का परागकण मादा के अंडाशय से ये मिल जाता है तब इनमें युग्मनज की क्रिया होती है, संयोजन की क्रिया होती है। इसके कारण इसमें क्या बन जाता है? जाइगोट बनता है जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। अब आप देखें कि जो परागकण यहाँ हो रहे हैं वो अंडाशय में भीतर तक कैसे जाते हैं, अंदर तक कैसे प्रवेश करते हैं? इसके लिए एक नली होती है। जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वर्तिकाग्र में चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें परागकण क्या होते हैं?
चिपक जाते हैं और वर्तिकाग्र से ही एक नली जुड़ी हुई होती है जो कि कहाँ तक जाती है, अंदर अंडाशय तक जाती है। आप इसमें अंदर की ओर एक धागेनुमा संरचना होती है। जैसे पानी का पाइप होता है तो वो अंदर से खोखला होता है, पतला होता है, उसी तरह वर्तिकाग्र के अंदर, वर्तिका के अंदर एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है। उसी से परागकण अंदर की ओर जाकर कहाँ प्रवेश करते हैं, अंडाशय में प्रवेश करते हैं और इन अंडाशय से बीजांड में जाकर उनकी अंड कोशिकाओं को निषेचित करते हैं, जिसके कारण वो नए पौधे पैदा करने में सक्षम होते हैं। परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि किसी पुष्प के जो परागकण रहते हैं यदि उसी पुष्प में आकर गिरते हैं तो वो स्वपरागण कहलाता है, परंतु यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम परपरागण कहते हैं। पर मतलब पराया, मतलब दूसरे पुष्प में जाकर परागण की क्रिया करना। स्वपरागण मतलब स्वयं में गिरना। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु, जल या प्राणी जैसे वाहकों द्वारा होता है। जैसे जानवरों द्वारा, जब जानवर जंगल में जाते हैं या कहीं उनको छोड़ा जाता है मॉर्निंग में, तो वो जब जंगल में जाते हैं, झाड़ियों के बीच से निकलते हैं, तो उनके जो परागकण होते हैं उन जानवरों से चिपक जाते हैं और वो फिर दूसरी जगह आकर क्या करते हैं, कहीं पे भी गिरा देते हैं। तो हमें कहीं भी पुष्प उगते हुए दिख जाते हैं। जैसे दीवालों में नीम या पीपल का पेड़ का उगना, वो भी क्या होता है, वायु के द्वारा होता है, क्योंकि पीपल नीम के बीज अत्यंत ही बारीक होते हैं, हल्के होते हैं, जो कि वायु की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं और वहाँ पे एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है।